सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं आपके पास अलॉय फॉर्मेशन और उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी कौन से एलिमेंट्स की आज बात होगी अपने पास? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज और उसके साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोगों को पढ़नी हो रहेगी अलॉय फॉर्मेशन के पीछे। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर अपने पास टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है आपके पास टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। देखो, हम लोगों को आज क्या करना है, जो मेन फोकस रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि क्यों आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मींस जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक पे अभी हम लोग आए नहीं है, वो कंप्लीटली डिफरेंट आपको पढ़ाया जाएगा लेंथेनाइट्स में। तो क्यों डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही आपको हर जगह दिखते हैं एज अ कैटलिस्ट। और दूसरी बात होती है जब अलॉय फॉर्मेशन भी होती है तो मोस्ट ऑफ द जो अलॉयज हैं उसमें आपको अगर कोई एलिमेंट इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा तो वो कौन सा रहेगा? हमेशा अपने पास डी ब्लॉक वाला। आपने कई सारे अपने पास अलॉय सुने हुए होंगे, जैसे कौन कौन से अलॉयज रहते हैं? ब्रास, जो कि हम लोगों को कॉमनली नोन होता है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील होती है, ऐसी कई तरीके के आप अलॉयज अभी यहां पर देखोगे। इन सब में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बंधे हुए हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और फर्स्ट सीरीज वाले, ठीक है। लेकिन पहले जो शुरुआत हो रही है टॉपिक की वो किसके साथ हो रही है? टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जो कि रहेगा आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम लोग को एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जहां पर ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। और ये आपके पास जो नीचे यहाँ पे कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ना, ये सब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ही हैं, ठीक है। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में देखो आप जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, कॉपर हो गया, आयरन है, यहाँ पे भी आयरन है, यहाँ कोबाल्ट है, निकल है, ये सब अपने पास कौन से एलिमेंट्स हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन में भी डी ब्लॉक सीरीज वाले हैं, पहले सीरीज के एलिमेंट्स हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि इनके पास ऐसी क्या खासियत है, ठीक है। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके पास ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो कि अपने पास इस तरीके के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं, जो कि बाकी एलिमेंट्स नहीं कर सकते बट ये कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है यहां पर? अगर हम लोग बात करें इसके रीजन की, फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस। देखो होता क्या है आपके पास, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक तो साइज छोटा है, ठीक है। अगर आप अलोंग द पीरियड आगे की तरफ बढ़ते हो तो साइज वैसे भी छोटा होता चला जाता है। और यहाँ पर जो इनके छोटे साइजेस वो आपको हेल्प करेंगे। किस चीज में हेल्प करेंगे? जब भी कोई लिगेंड आएगी इनके साथ लगने, ये जैसे अमोनिया लगी हुई ना, साइनाइड लगी हुई, ये लिगेंड होती है, ठीक है, इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो जब लिगेंड्स इनके साथ लगने आती है तो जितना छोटा साइज रहता है मेटल आयन का, उतना जल्दी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो बन करके आ जाता है। तो सबसे पहला रीजन रहेगा इनका स्मॉलर साइज। और स्मॉलर साइज किसका? मेटल का। दूसरी बात होती है इन पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई है। तो सेकंड रीजन है अपने पास हाई न्यूक्लियर चार्ज। ऑन मेटल। और तीसरा जो रीजन रहता है अपने पास, तीसरा देखो रीजन क्या रहेगा? स्मॉलर साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है। अब जब स्मॉल आपके पास जो मेटल है, अगर मेटल का साइज छोटा है तो मेटल साइज छोटा रखेगा, उसके साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज हाई है तो न्यूक्लियर पुल जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इसका मैक्सिमम होगा। और जितने भी अपने पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके पास आउटर मोस्ट में कौन सी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है? डी, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व रहेगी। क्योंकि डी में क्या रहता है, इनकी डी खाली होगी भी किसी किसी की नहीं भी है। बट अब जिसके पास 3d और 4s है, ठीक है, 3d भी है 4s भी है, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट सीरीज की, 3d है 4s है, तो जहां 4s है वहां 4p और 4d भी तो रही होगी। ये तो अभी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। जिसपे फोर्थ शेल है उसके फोर्थ शेल में एस भी है, पी भी है और डी भी है, इवन मैं कहूं एफ भी है। पर अभी डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो डी तक ही रहते हैं। तो 4p और 4d है, 4p और 4d खाली पड़ी हुई है, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो लिगेंड्स आती है ना, लिगेंड पता है क्या करती है? लिगेंड अपना ना लोन पेयर डोनेट करती है इनमें, जो इसके खाली ऑर्बिटल्स है। अगर 3d इन्वॉल्व होना चाहे बॉन्डिंग में तो हो सकती है, तब ये डीएसपी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, डीएसपी ये वाला। और अगर ये वाली इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो फिर एसपीडी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। दो तरीके से, या तो डीएसपी इनर ऑर्बिटल पे जाएगा, नहीं तो फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा एसपीडी वाला। अच्छे से पढ़ेंगे इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो अपने पास तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। वेकेंट मतलब खाली ऑर्बिटल्स, जहां पर लिगेंड्स क्या करेंगी? अपना लोन पेयर डोनेट करेंगी। Where ligands donates their lone pair, ठीक है। ये रहते हैं अपने पास इसकी टेंडेंसी की, क्यों यहां पर हमारे पास मल्टीपल जो कॉम्प्लेक्सेस है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद अगर आगे चले तो देखो आप आ जाते हैं आपके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पर, कि अपने पास ये जो मेटल है
जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसके ज्यादातर आप लोगों ने जो कैटलिस्ट हैं वो देखे होंगे। ये आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, जिन रिएक्शंस में ये पर्टिकुलर कैटलिस्ट यहां पर यूज हो रहा है। देखो आयरन और मॉलिब्डेनम है, आयरन और मॉलिब्डेनम को हम लोग यूज करते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस मतलब यही वाली जहां पे N2 और H2 मिलकर के NH3 बना देते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के जहां पर अमोनिया बनाता है, इसी को हम लोग हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। इस तरीके से कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे यहां पर कैटलिस्ट लगे हुए हैं। ये निकल जो ऐसा कैटलिस्ट यूज हो रहा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, ये तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ के आए होंगे। जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस पर क्या करा जाता है, उसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम लोग कैटलिस्ट किसको लगाते थे, वहां पर निकल को कैटलिस्ट लगाते थे। इसी तरीके से काफी सारी ये रिएक्शंस इसके नीचे लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आप इन सभी कैटलिस्ट को देखोगे तो ये सारे कैटलिस्ट अपने पास कौन से मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स अपने पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब बात ही आती है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे ऐसी क्या खासियत है कि ये कॉम्प्लेक्सेस भी इतने सारे बना रहे हैं। चलो उसका तो रीजन पता चल गया, बट ये इतने सारे जो कैटलिस्ट की तरह यहां पर यूज हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन देख लेते हैं कि क्या रीजन अपने पास यहां पर रहता है। तो जो रीजन रहेगा अपने पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी के पीछे, वो क्या होता है। देखो पहला तो ये है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, इनके जो एटम्स हैं, इनके एटम्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा है। लेकिन ये सरफेस एरिया ज्यादा होने से हो क्या रहा होगा, पहले रीजन में लिख देते हैं लार्जर सरफेस एरिया। किसका ज्यादा है, ऑफ मेटल एटम्स। और ये मेटल एटम्स किसके थे अपने पास, ट्रांजिशन सीरीज के। देखो जब इनके एटम्स है ना, ये एटम्स क्या करते हैं, ये एटम्स अपने पास सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। ये जो आपके पास एटम है, ये एटम किसका है, ये एटम आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स वालों का हो सकता है। ट्रांजिशन की अगर बात करी जाएगी तो इस पे क्या होता है, इस पे जब गैसेस का डिस्चार्ज किया जाता है तो इनका जो सरफेस है, इसकी सरफेस उस गैस को एडजॉर्ब करती है। मैंने यहां पे क्या चीज बोली, मैंने बोला एडजॉर्ब करती है, तो यहां पे एडजॉर्प्शन होता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है। यहां पर बात किसकी हो रही है, मेरे पास एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन में जो भी आपके पास सब्सटेंस है वो सरफेस पे ही टिका रहेगा, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब होके अंदर नहीं चला जाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, सरफेस पे ही रिसाइड करता है, ठीक है, ऊपर ही रुका रहता है। जैसे धूल होती है अपने पास, डस्ट होती है, अगर डस्ट कहीं पर जाएगी तो डस्ट अंदर नहीं चली जाएगी, डस्ट वहीं पर रुकी रहेगी, ऊपर आप हटाओगे तो हट भी जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास गैसेस क्या होती है, एडजॉर्ब होती है। एडजॉर्ब में क्या होगा, एडजॉर्प्शन के लिए ना उनको सरफेस एरिया चाहिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है उतना अच्छे से एडजॉर्प्शन होता है। तो अब यहां पे देखो एडजॉर्प्शन में होगा क्या, जैसे कोई आपके पास गैसेस आ रही हैं, सोचे यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है और यहीं पर इसके ऊपर कौन आ रहा है, ऑक्सीजन गैस भी आ रही है। तो अब सल्फर डाइऑक्साइड की जैसे सल्फर मोनोऑक्साइड रिएक्शन में कौन सा दे रखा है वही बता देता हूं, चलो SO2 का ही कर लेते हैं। सोचो अपने पास ये SO2 गैस थी, SO2 गैस का ना अपने पास ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइज होगी तो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगी, SO3। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन जाएगी मेरे पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन उन गैसेस को रिएक्ट करने के लिए एक सरफेस चाहिए, और वो सरफेस किसने प्रोवाइड कराई, वो सरफेस आपको प्रोवाइड कराई इस मेटल एटम ने। तो ये जो गैसेस थी, गैसेस बस इसके ऊपर डिस्चार्ज हुई, इसी सरफेस एरिया पे जाकर के एड्सॉर्ब हुई, और फटाफट से जो सल्फर डाइऑक्साइड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया होगा आगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो बड़े सरफेस एरिया होने से जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। तो दे प्रोवाइड larger surface area for reacting species to faster the reaction, या फास्टर तो कहना एक गलत शब्द हो जाएगा, टू स्पीड अप द रिएक्शन बाय एड्सॉर्प्शन, ठीक है। कैसे करेगा अपने पास ये, एड्सॉर्ब करा करके, जितने भी वहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज आ रही है वो रिएक्टिंग स्पीशीज एटम की सरफेस पर अपने पास एड्सॉर्ब हो रही होंगी, और वो एड्सॉर्प्शन के बाद आगे क्या हो रहा होगा, एड्सॉर्प्शन के बाद आगे आपको जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिल रहा होगा, एड्सॉर्ब, एब्सॉर्ब नहीं, एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है। तो पहला वाला रीजन समझ आया, पहला वाला रीजन आपके पास क्या है। फिर आ जाते हैं सेकंड रीजन पर। सेकंड रीजन में जहां पर ये खुद एक कैटलिस्ट
अगर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा तो देखो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने पर होगा क्या, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है आपकी रिएक्शन को बढ़ा देना। तो खुद तो ये अपने पास वहां पर इन्वॉल्व नहीं होते, किसमें इन्वॉल्व नहीं होते, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। लेकिन जब इंटरमीडिएट बनता है ना तो इंटरमीडिएट में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है। आपने जो भी कैटलिस्ट लगाया होगा वो कैटलिस्ट एज एन इंटरमीडिएट उसने कोई अपने पास वहां पर कंपाउंड बनाया था, लेकिन वो कंपाउंड क्या कर रहा है, वो कंपाउंड आपको प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा है। उस कंपाउंड ने क्या करा, उस कंपाउंड ने आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन की स्पीड तेज कर दी, मतलब रिएक्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा रेट से आगे बढ़ जाएगा बट प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे बिना। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट अपने पास इसमें क्या रहता है, सेकेंड पार्ट रहता है ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से क्या रहता है, यहां पे ना देखो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी रहती है, कुछ रिएक्शंस की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत हाई होती है, तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो खुद से उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, मतलब ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स उसकी जो अपने पास एनर्जी थी ना, एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू लोअर कर देंगे, कम कर देंगे, या फिर खुद से हेल्प कर देंगे उसको अचीव कराने में। क्योंकि अगर रिएक्टेंट ही सिर्फ रिएक्ट करता तो कभी भी उस एनर्जी को अचीव नहीं कर पाता और आपको प्रोडक्ट नहीं मिलते। पर ये क्या करता है, ये इंटरमीडिएट बनाता है और फिर ये इंटरमीडिएट के बाद आपको क्या देखने को मिलता है वहां पर अपने पास, प्रोडक्ट। तो इसने क्या करा, इसने अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम कर दी। तो बाय लोअरिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम करेगा। और अब जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, जो भी आपने कैटलिस्ट लगाया था ना, आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं आपके पास इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद क्या बनती है, प्रोडक्ट। पर प्रोडक्ट जो रहता है, प्रोडक्ट में कैटलिस्ट नहीं होता है, मतलब प्रोडक्ट साइड पर बनने वाला कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको कैटलिस्ट वाला जो मेटल है वो देखने को मिले। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इंटरमीडिएट जो था, इंटरमीडिएट ने खुद को रीअरेंज करा, रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाया, और जो कैटलिस्ट था वो कैटलिस्ट ने बस क्या हेल्प करी होगी, कैटलिस्ट ने ये हेल्प करी होगी, रिएक्टेंट के साथ खुद कंबाइन हो गया होगा ताकि जो रिएक्शन की ओवरऑल एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको कम कर दिया जाए और रिएक्शन थोड़ा जो है वो जल्दी से आगे बढ़ दी जाए। इसीलिए कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देते हैं, क्योंकि अगर रिएक्टेंट खुद से एनर्जी प्रोसेस करते तो इनको बहुत टाइम लगता। ठीक है, स्लो रिएक्शन है वो कैसी रहती है अपने पास, स्लो नेचर की रहती है। तो ये होता है इनका कैटालिटिक एक्शन की क्यों ये अपने पास एक बेहतर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। देखो आप लोगों के पास इसमें जो नेक्स्ट आ रहा है वो है अपने पास अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन को यहां पर देख लेते हैं। अगर अलॉय फॉर्मेशन की बात करी जाएगी तो आपको पता है कि अलॉयज हमारे पास क्या होते थे, अलॉयज को बोला जाता था कि ये अपने पास होमोजीनियस मिक्सचर है, और किसके होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स के। ठीक है, जब हम लोग उसको किसी फिक्स कंपोजिशन में एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे या एक फिक्स परसेंटेज में उनको मिक्स किया जाएगा। तो जनरली अभी तक आपने जो अलॉयज पढ़े होंगे, हमारे पास बहुत तरीके के अलॉयज होते हैं, बट कॉमनली जो अलॉयज यूज होते हैं ये उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील है, जो कि घर के आप बर्तनों में देखोगे सबसे ज्यादा स्टेनलेस स्टील यूज होती है। टूल स्टील है, फिर हाई स्पीड स्टील है, क्रोम स्टील है। ये अपने पास स्पेशली वो टूल्स हैं, ये आपको वो टूल्स दिखेंगे जो कि हमारे पास प्रोडक्शन में यूज होते हैं, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज की जो अपने पास वर्कशॉप्स होती हैं जहां पर सारा सामान बनता है, तो वहां पर कटिंग के लिए हम लोग नाइफ यूज नहीं करते, तो वहां पर मेटल कटिंग के लिए कुछ जो टूल्स यूज किया जाते हैं उनमें से एक हाई स्पीड स्टील है। ठीक है, ये हाई स्पीड स्टील वहां पर हम लोग यूज करते हैं, ये मशीन टूल्स हैं सारे। वैसे ये जो टूल स्टील लिखा हुआ है ये आपके पास कटिंग टूल है। फिर इसमें जितने भी यहाँ पर ये अलॉयज लिखे हुए हैं, इन सब में अपने पास एक कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या है, अगर आप यहाँ पे लगे हुए एलिमेंट्स को देखोगे तो ये अपने पास कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो अब यहीं से आपके क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर अलॉयज में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इनको ही हम लोगों ने अलॉय पर्पस के लिए क्यों यूज किया है, यहाँ पे क्या रीजन है इसके पीछे। देखो अलॉयज में सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, ये टेबल पे पहला वाला दिख रहा है स्टेनलेस स्टील है, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है। इसमें थोड़ा बहुत पोर्शन जो है मॉलिब्डेनम और क्रोमियम का, कार्बन का भी रहता है। और वैसे जो नीचे वाला है वो आयरन है, कार्बन है, और उसमें भी अपने पास क्या है, तीसरा यहाँ पर अपने पास टंगस्टन है। ठीक है, ऊपर थी आयरन, क्रोमियम, निकल, फिर नीचे है आयरन, कार्बन और टंगस्टन। फिर इस तरीके से जितने भी आप नीचे देख रहे हो, बाकी ब्रॉन्ज और ब्रास, तो एक ऐसा हो गया कि ब्रॉन्ज, ब्रास और ये जो नाइक्रोम होती है इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये शायद आप लोगों ने सुन रखा हो। बट हाँ, ये चीज आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये अभी तक आप लोगों ने नहीं सुने होंगे स्टेनलेस स्टील या टूल स्टील की अगर बात करी जाए। बट ऑब्वियसली बात है कि यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं
ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अब यहां पे क्या होता है, जब अलॉय की फॉर्मेशन होती है तो अलॉय फॉर्मेशन पे आपको पता है कि अलॉयज हमारे पास क्या चीज है। हम लोग अलॉयज को कैसे डिफाइन करेंगे, ये अलॉयज को हम लोग लिख सकते हैं कि अपने पास होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, जब भी कभी दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल को हम लोग एक फिक्स रेशियो में या एक फिक्स प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो वहां से हमारे पास क्या बनता है, वहां से हमारे पास बनते हैं अलॉयज। अभी जो अलॉयज हैं, ये अलॉयज आपसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही एलिमेंट्स को यूज करके ज्यादातर अलॉयज क्यों बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। देखो, जब अपने पास दो मेटल्स को आप मिक्स करोगे या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करोगे तो सॉलिड फॉर्म में तो मिक्स नहीं कर सकते हैं ना। आप उसको मिक्स करने के लिए क्या करोगे, पहले पिघलाओगे, मेल्ट करोगे। जब उनको मेल्ट किया जाता है, जब वो अपनी मोल्टन फॉर्म में आ जाती है तो उनका जो मोल्टन कंपोजिशन है वो मिक्स होती है। ठीक है, जब वो पिघल गए तो पिघलाने के बाद आपस में मिक्स कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। पर जब वो ठंडे होते हैं तो ठंडा करने के बाद उसको फिर हम लोग पूरा ग्राइंड करते हैं, ठीक है, ताकि जो अपने पास सरफेस है वो कैसी आ जाए, इवन सरफेस आ जाए, बिल्कुल स्मूथ फिनिश वहां पर देखने को मिले। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, जैसे मैंने बोला कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स यूज हो रहे होंगे। अब अपने पास अंदर जो एटम्स हैं, ये जो मैं ग्रीन वाले बना रहा हूं, ये ग्रीन वाले आप ऐसा सोचो, जो ग्रीन वाले एटम्स है ना, ये ग्रीन वाले एटम्स है मेटल ए के, और ये जो यहां पर पिंक कलर से बनाया गया है ये आपके पास एटम्स हो गए यहां पर मेटल नंबर बी के। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसके बीच में फिक्स हो रखा होगा। कोई यहां पर मेटल ए है और वैसे ही आपके पास एक है मेटल बी, ये ग्रीन वाले हो गए मेटल ए, और जो मेरे पास ये पिंक वाले हैं ये कौन है, यहां पर मेटल बी। देखो, अब अगर ये जो एटम्स है अपने पास, ये एटम्स के साथ अगर आपको स्मूथ सरफेस चाहिए, स्मूथ सरफेस होने का मतलब है अगर आपको स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस तब बनेगा जब इन सभी एटम्स का साइज कैसा होगा, सेम या नियरली सेम होगा, तभी तो बन पाएगा। नहीं तो जो एटमिक अरेंजमेंट है, एटमिक अरेंजमेंट स्टेबल ही नहीं होगी और आपका जो क्रिस्टल लैटिस है वो भी स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, और इससे आपके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होने लग जाएंगे, वो डिक्रीज होने लग जाएंगे। तो क्रिस्टल लैटिस जो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना स्टेबल बन पाता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि ये मेटल ए और मेटल बी के जो आप एटम्स देख रहे हो, ये दोनों अलग अलग मेटल्स हैं पहली बात तो, पर इनके जो एटम्स हैं उनका साइज नियरली सेम है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ने पर जो एटमिक साइज है ना, वो कैसा रहता है, वो अपने पास नियरली सेम निकल करके आता था। ठीक है, मैं बीच वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। बीच वाले एलिमेंट्स कौन कौन से थे, जो बीच वाले एलिमेंट्स की यहां पर बात हो रही है, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, ये वाले, और सिमिलरली इसी ग्रुप में पढ़ने वाले इसके साथ वाले एलिमेंट्स जो नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका जो साइज है, इन सबका साइज मेरे पास ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता था। और क्रोमियम से पहले कौन पड़ता है, वैनेडियम, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, बहुत सारे रहते हैं, बट जनरली आप अलॉयज के साथ जो फॉर्मेशन देखोगे, जब अलॉय फॉर्म होगा तो वहां पे जो मेटल्स यूज होंगे वो क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और इसके बाद पढ़ने वाला निकल, इन सबको यूज किया है। बाकी कॉपर और जिंक भी रहते थे यहाँ पर, बट जिंक का जो साइज है अपने पास वो कैसा निकल करके आ जाता था, सबसे ज्यादा। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत हाई है, क्योंकि जो आपकी 4s है वो तो दो थे ही, और इसमें 3d में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। तो क्या रीजन है यहाँ पर अलॉय फॉर्मेशन में हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, इसके पीछे आप रीजन क्या लिखोगे, रीजन हम लोग लिखेंगे बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन अ सीरीज, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सीरीज में अगर देखें, हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस। ठीक है, और ये जो सिमिलर साइज है, सिमिलर साइज आपको किस चीज में हेल्प करेगा, यहाँ पर जो आपका क्रिस्टल लैटिस है उसको स्टेबल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, सिमिलर साइज है, इसलिए हम लोग इसके इतने सारे जो अलॉयज है अपने पास वो बना पाते हैं। तो देयरफॉर यहां पे लिख देना आप लोग कि इन अलॉय फॉर्मेशन combined atoms for definite and solid arrangement।
जब आप अलोइंग मिक्सचर को ठंडा कर दोगे तो उसके बाद आपको एक सॉलिड और एक डेफिनेट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा एटम्स का, तो वो तभी हो पाता है जब साइजेस सिमिलर हो। तो ये रीजन होता है अलॉय फॉर्मेशन में। कभी कभार छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है तो बस उसके लिए, बाकी आपसे कोई एज सच कुछ नहीं पूछेगा यहाँ पर कि कोई नया अलॉय आपके पास आ जाएगा। जो अलॉयज आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है सिर्फ वो अलॉयज आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि एक मार्क्स में जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन होता है वहां पर पूछ लिया जाता है। तो अलॉयज का इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए जो आपके सिलेबस के हैं वो अलॉयज आप लोगों को पढ़ने, सारे ही अलॉयज पढ़ के नहीं जाने, और उसके पीछे जो रीजन सपोर्ट करता है वो आप लोगों के सामने है। चलो इसके बाद आ जाते हैं जितना भी अभी हमारे पास ये टॉपिक चल रहा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एक तरीके से अपने पास यहाँ पर होने वाली लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए पढ़ने जा रहे हो। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आपके पास तब बनते हैं जब हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के या कुछ पर्टिकुलर नॉन मेटल्स के जो एटम्स हैं वो जाकर के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती है ना, जैसे वैसे हमारे पास जो स्पेसेस है वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर बनती है, इनको हम लोग कहते हैं वॉइड्स। ठीक है, वॉइड्स क्या होते हैं, वॉइड्स आपके पास कंसेक्यूटिव जो एटम्स हैं उनके बीच का गैप होता है। अब ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स अपने पास देखो जनरली कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये जाकर के कहां बैठ जाएगा, जो क्रिस्टल लैटिस है ना, किसका क्रिस्टल लैटिस, ट्रांजिशन मेटल्स का, ये उनके बीच में जाकर के बैठ जाएंगे। कहने का मतलब है ऐसे सभी के अपने पास जो साइजेस हैं पहली बात वो बराबर होंगे। ये आप स्पेस देख रहे हो, यहां पर ये जो स्पेस छूटा है इनको हम वॉइड्स कहते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस आप देख रहे हो ना, या इंटर एटमिक स्पेसेस जो है इनको हम वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेस है। अब ये साइज इतना छोटा है कि इस पे जाकर के कोई बड़े जो एटम्स है ना, बड़े एटम्स नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही एटम्स बैठ पाएंगे जिनका साइज बहुत छोटा है। और वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सबके जो साइजेस है वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए अपने पास कहां पर फिट हो जाते हैं, जाकर के वॉइड में। इसको वॉइड बोला जाता है। आप लोगों के पास ना एक चैप्टर होता था, उसका नाम था द सॉलिड स्टेट। अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वहां पर इसके बारे में पूरा अपने पास डिस्कशन रहता था, बट कोई बात नहीं, अगर हम उसको ना भी करें तो भी चलेगा। तो हमें बस इतना याद रखना है कि हमारी जो इंप्योरिटी है ये क्या है, ये जो आपके पास यहां पर इंप्योरिटी आ रही है ना, देखो सोचो कि अपने पास ये आयरन है, ये आयरन का क्रिस्टल लैटिस है। अगर मैं आयरन मेटल की बात करूंगा और जो आयरन का क्रिस्टल लैटिस होगा उसके अंदर सारे एटम्स आयरन के ही होंगे और आयरन के ही होने चाहिए। अब अगर आयरन के एटम को छोड़ करके कोई और एटम आ गया तो वहां पर किसकी तरह काउंट होगा, अपने पास इंप्योरिटी की तरह। मुझे वो नहीं चाहिए था वहां पर, बट उसके बाद भी वो एज एन इंप्योरिटी जाकर के वहां बैठ गया। पर क्यों बैठ पा रहा है, क्योंकि अपने पास वहां पर वॉइड्स बच जाते हैं, ये खाली स्पेसेस बच जाती है एटम के बीच में। ये जो एटम्स है ना, अगर आप इसको अपने नॉर्मल उसमें डेली लाइफ में भी देखोगे तो ये 3 डायमेंशनल जो स्फीयर आप देख रहे हो, आप ऐसा कभी कोई अरेंजमेंट बना ही नहीं सकते हो कि बीच में वॉइड बने ही ना। आप कैसे भी अरेंज करना, बट बीच में जो वॉइड है वो हमेशा बनेगी। कब, जब आप अगर आप 3 बॉल्स को लेते हो और 3 बॉल एक साथ ज्वाइन करोगे ना, तो उसके बीच में ऐसे ही स्पेस बनेगा जो ये वॉइड आप यहां पर देख रहे हो। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है अपने पास जैसे, तो ये बनेगी ही बनेगी, आप नहीं रोक सकते इसको। तो ऐसा कोई क्रिस्टल लैटिस नहीं है जहां पर वॉइड ना बने। और वॉइड बन रही है तो वॉइड के बीच में जाकर के कौन बैठ जा रहे हैं अपने पास, ये फॉरेन इंप्योरिटीज बैठ जा रही है। अब जब ये फॉरेन इंप्योरिटीज यहां पर जाकर के बैठती हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो मेरे पास ये वॉइड्स थी ना, ये वॉइड्स की जो जगह है, ये जो गैप है, ये फिल होने शुरू हो जाते हैं। तो अपने पास ये कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि आपको इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को आप देखो, ये कंपाउंड आप देख रहे हो टाइटेनियम के साथ जब कार्बन यहां पर मिला तो इसके इंटरस्टिशियल साइड में जो नॉन मेटल है वो कौन है, यहां पर कार्बन। ये आपके पास टाइटेनियम था, प्योर टाइटेनियम। अगर आपके पास प्योर टाइटेनियम मेटल है तो प्योर टाइटेनियम मेटल में सिर्फ टाइटेनियम नहीं है, उसके अंदर किसके एटम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, यहां पर कार्बन के एटम्स। फिर वैसे यहां पर जैसे आयरन है, देखो आयरन के जो एटम्स हैं उसके साथ साथ यहां पर हाइड्रोजन के भी एटम्स लगे हुए हैं। फिर मैंगनीज के साथ नाइट्रोजन है, टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन है और यहां पर वैनेडियम के साथ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, जो मेटल के बाद जो अगले लिखे हुए हैं ना, ये सब अपने पास क्या है, ये सब अपने पास इंप्योरिटीज है जो जाकर के इसके बीच में बैठ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो चलो ये तो समझ आता है, Fe3H हो गया, MnF4n हो गया, लेकिन ये TiH 1.7 क्या है भाई। इनका कहना है कि जो टाइटेनियम है ना, एक टाइटेनियम पर कितने हाइड्रोजन यहां पर लगे हुए हैं, एक टाइटेनियम पर 1.7 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लग रहे हैं। अगर एक टाइटेनियम एटम आ रहा है तो उसके सामने कितने हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, 1.7। अब या तो एक आएगा या 2 आएंगे। होता क्या है कि ये कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं है, मतलब आप इसको वैसे मत समझना कि ये लॉ ऑफ जो हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उसको ब्रेक कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक एवरेज वैल्यू ली गई है। एवरेज वैल्यू का आप मतलब समझो, जैसे अभी मैंने बोला था कि मैं एटम्स जब बनाऊंगा तो एटम्स के बीच में ही तो स्पेसेस छूटेंगी, तो एटम्स के बीच में जब स्पेस छूटेगी तो यह हाइड्रोजन कहां पर जाकर के बैठेगा, बिल्कुल उसके बीच में। लेकिन जब यह हाइड्रोजन का एटम इससे लगेगा तो अपने पास जैसे ये वाला पोर्शन है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं,
जैसे वॉइड्स है अपने पास, अगर हाइड्रोजन एटम यहां जाकर के बैठा तो देखो ये हाइड्रोजन एटम यहां पर इस तरीके से टच हो रखा है, ठीक है, तो इसके पास जो हाइड्रोजन एटम है इसका ये वाला पोर्शन इस पे तो टच हुआ ही नहीं, ठीक है, और मैं क्या देखूंगा कि कितना पार्ट अपने पास टच हो रखा है, तो एक तरीके से यहां पर दो एटम इसके कांटेक्ट में है, पर इसका जो ज्यादातर पार्ट है वो ऊपर वाले के साथ टच है, तो इसलिए लिख रहे हैं कि जब आपके पास एक टाइटेनियम एटम आ रहा है तो एक टाइटेनियम एटम के आगे कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1.7, वो एक एवरेज वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्ट पूरा का पूरा वो अपना पोर्शन शेयर करेगा कि एक टाइटेनियम पर एक हाइड्रोजन एटम हो गया, दो टाइटेनियम पे दो हो गया, एक पे दो होगी, ऐसा नहीं है, ये कैसे निकाली जाती है, एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, क्या पता यहां पर एक और भी रहा हो वैसे, ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर चेक किया जाता है कि कितना पोर्शन उसके साथ वो टच कर रहा होगा या शेयर कर रहा होगा, तो ये सब एवरेज वैल्यूज है जो आप यहां पर लिखी हुई देख रहे हो। तो ये रहता है आपके पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहां देखने को मिलेंगे आपको, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी आपको इन्हीं के देखने को मिलेंगे जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहे हैं इनको इंटरस्टिशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वॉइड्स के अंदर बन रहा है, ठीक है, ये वॉइड्स के अंदर बना इसलिए इसका नाम क्या होगा, इंटरस्टिशियल, ठीक है, आई बात समझ में, इंटरस्टिशियल यहाँ पर, तो ये है आपके पास कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और ये उसके अपने पास यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के पीछे रीजन समझ आया कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि जितना भी आप क्रिस्टल लैटिस देखोगे अपने पास, कोई भी आप मेटल उठाओ, हर एक मेटल के क्रिस्टल लैटिस में वॉइड होती ही होती है, तो उसके बीच में जाकर के जो इंप्योरिटी है ये सब फॉरेन इंप्योरिटीज है जो जाकर के बैठ जाएंगी और बैठती हैं और उसके साथ साथ इनके साथ केमिकली कंबाइन भी कर जाती हैं। आई बात समझ में, तो ये है आपके पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और यहीं पर आपके पास जो प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, तो आज हमारे पास जो प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया आपका।